दोनों जो है वो अलग अलग पॉइंट पर है। ठीक है, तो हमारा एक डेफिनेशन हमने क्या देखा, एक सेल्स टैक्स, बिल्कुल सही है अभिलाषा, सेल्स टैक्स है, बट सेल्स टैक्स अब हट गया है, उसकी जगह पे जीएसटी आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस हम देख रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दीपिका आपका आंसर। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में हम डिफरेंस देख रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स में हमने देखा लाइबिलिटीज शिफ्ट नहीं की जा सकती है, देनदारी शिफ्ट नहीं होती है, जिसको चुकाना है वही चुकाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में दायित्व, देनदारी शिफ्ट हो जाती है, जिसको चुकाना है वो न चुका करके कोई और चुकाता है। जैसे डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हमने इनकम टैक्स देखा, आपको ही चुकाना है। इनडायरेक्ट टैक्स में आप जीएसटी देख सकते हैं, होटल में आपने खाना खाया लेकिन चुकाना होटल वाले को है। दूसरा पॉइंट देखिए, डायरेक्ट टैक्स में हमने कहा इंसिडेंट और इम्पैक्ट एक ही पॉइंट पर होता है। आपको इनकम टैक्स भरना है और अगर आपने नहीं भरा तो जो भी एक्शन होगा आपके प्रति होगा। लेकिन जीएसटी में भरना आपको है, लेकिन आपने अगर नहीं भरा तो इस पर जो एक्शन लिया जाएगा वो एक्शन लिया जाएगा होटल वाले के ऊपर, ना कि आपके ऊपर। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए, जो कॉमन डिफरेंस है, जो जिसको कि हम नॉर्मली कभी भी किसी से पूछते हैं तो हमें यही डिफरेंस समझ में आता है या बताया जाता है। डायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को भरते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स आप थर्ड पार्टी के थ्रू या डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं भरते हैं। देखिए, इनकम टैक्स मुझे क्या करना पड़ता है, सीधे सरकार की वेबसाइट पे जाके सरकार को भरना पड़ता है। लेकिन जब जीएसटी की बात आती है तो हम डायरेक्ट सरकार को नहीं भरते हैं, हम होटल वाले को भरते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि होटल वाला जाकर के सरकार को भरे। तो तीन डिफरेंस मैंने बताए। एक डिफरेंस बहुत कॉमन सा है, जो थर्ड वाला डिफरेंस मैंने बताया, इसलिए इस थर्ड वाले डिफरेंस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, ये जस्ट बेसिक समझने के लिए ठीक है। बाकी दो पॉइंट याद रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स में लायबिलिटी शिफ्ट नहीं होती है, इनडायरेक्ट टैक्स में लायबिलिटी शिफ्ट हो जाती है। डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंट और इम्पैक्ट एक ही पॉइंट पर होते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंट और इम्पैक्ट अलग अलग पॉइंट पर होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में भी पे द टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, हम सरकार को सीधे प्रत्यक्ष रूप से टैक्स पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में हम अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब हम किसी तीसरे व्यक्ति या किसी तीसरे पर्सन के थ्रू सरकार को टैक्स पे करते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? पहली चीज तो बिल्कुल सही है, इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। ये दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में? कोई डाउट आपको इन दो चीजों में? कोई डाउट? ठीक है अभिलाषा, गुड। और किसी को कोई डाउट इन दोनों में? नो डाउट, गुड। नो, ठीक है। चलिए, नो। अब इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन देखिए। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है टैक्स का, उसको देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। टैक्स किस दर से, टैक्स किस दर से इंपोज किया जा रहा है, उसके आधार पर एक क्लासिफिकेशन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ द टैक्स, किस रेट से टैक्स को इंपोज किया जा रहा है उसके आधार पर एक क्लासिफिकेशन होता है। ये क्लासिफिकेशन क्या है तो समझिए। सबसे पहला होता है जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। दूसरा होता है जिसको कहते हैं रिग्रेसिव, रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। तीसरा होता है जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन सिस्टम। तीन प्रकार के और क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, दूसरा होता है जिसको कहते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, अगला होता है जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे रेट ऑफ टैक्सेशन भी बढ़ेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, वैसे वैसे
रेट ऑफ टैक्सेशन भी बढ़ेगा। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ेगा। दूसरा, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे रेट ऑफ टैक्स घटेगा। जैसे जैसे रेट ऑफ टैक्स बोलिए या इम्पैक्ट ऑफ टैक्स बोलिए, है ना, इम्पैक्ट यानी प्रभाव टैक्स का। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स या रेट ऑफ टैक्स ये घटेगा। और तीसरा कंडीशन होता है, कोई भी इनकम हो किसी भी वॉल्यूम पर, रेट ऑफ टैक्स या इम्पैक्ट ऑफ टैक्स जो होगा वो कॉमन होगा, वो कॉमन होगा सभी के ऊपर। पहला डिफरेंस समझिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वो टैक्सेशन होता है जिसमें वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ इम्पैक्ट प्रभाव, टैक्स का प्रभाव भी बढ़ता है। रिग्रेसिव टैक्सेशन वो टैक्सेशन सिस्टम होता है जिसमें वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ, इनकम के बढ़ने के साथ साथ प्रभाव रेट टैक्स का घटता है, कम होता है। प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन सिस्टम वो टैक्सेशन सिस्टम होता है जिसमें इनकम कुछ भी हो, रेट ऑफ टैक्स सेम रहता है, रेट ऑफ टैक्स सेम रहता है या इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन सेम रहता है। अब देखिए, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे इनकम या वॉल्यूम बढ़ेगा इम्पैक्ट भी बढ़ेगा। रिग्रेसिव जैसे जैसे वॉल्यूम या इम्पैक्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे वॉल्यूम या इनकम बढ़ेगा इम्पैक्ट घटेगा। और प्रोपोर्शनेट कोई भी वॉल्यूम हो कोई भी इनकम हो, इम्पैक्ट सेम रहेगा हर किसी के ऊपर। ठीक है। अब एक बात समझिए कि किसी भी इकोनॉमी में प्योर रूप से इन तीनों में से कोई भी नहीं लगाया जाता है। प्योर रूप से इन तीनों में कोई भी नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता, इसका भी रीजन है, और ये रीजन भी आपको समझ में आना चाहिए। मुझे बताइए कि अगर आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम समझ में आया तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है, बताइए। प्रोग्रेसिव सिस्टम का नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है? एक बार सोचिए और बताइए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है इकोनॉमी के ऊपर? बताइए भाई, आंसर बताइए। आपके हिसाब से क्या हो सकता है इंपैक्ट? सही होगा गलत होगा इसका टेंशन मत लीजिए, आप अपना आंसर बताइए। इन्वेस्ट कम होगा, ठीक है जी। और डिस्करेज पीपल, बिल्कुल सही है दीपिका, बिल्कुल सही है। नॉट टू अर्न मोर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाइयर इनकम हाइयर टैक्स, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आप आंसर दे रहे हैं। देखिए, प्रोग्रेसिव सिस्टम्स क्या करता है, हाइयर प्रोडक्टिविटी को, हाइयर यानी उच्च उत्पादकता को डिस्करेज करता है, नेगेटिव इंपैक्ट इस पे डालता है। क्यों? मान लीजिए मुझे ये कहा जाता है कि यदि मैं 10,000 कमाऊंगा तो मुझे 1% टैक्स देना है, 11,000 कमाऊंगा तो 2 देना है। ऐसे करते 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 एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि जब ये प्रतिशत 100% हो जाएगा, यानी किसी दिन अगर मैं 50 लाख कमाऊंगा तो मुझे 100% टैक्स देना है, तो मैं क्यों कमाऊंगा? इट मीन्स दैट किस इकोनॉमी में ज्यादा अर्न करने की या ज्यादा प्रोडक्टिविटी की ये क्या करेगा, को ये डिस्करेज करेगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या करता है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी को डिस्करेज करता है, इसलिए ये नेगेटिव है। रिग्रेसिव का क्या हो सकता है, बताइए, रिग्रेसिव का नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है? पहले वाले में हमने कहा कि ज्यादा प्रोडक्शन को डिस्करेज करेगा, रिग्रेसिव का क्या हो सकता है? सोचिए, इनकम बढ़ रहा है तो रेट ऑफ टैक्सेशन घट रहा है,
क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, बताइए सोच करके, रिग्रेसिव का। गवर्नमेंट की इनकम कम होगी, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। और लोअर प्रोडक्टिविटी, ठीक है जी। और चलिए अब देखते हैं, रिग्रेसिव के अकॉर्डिंग आपने कहा इनकम बढ़ेगा तो टैक्स कमेगा, मतलब जो व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, उसको टैक्स भरना है 1%। लेकिन जो व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, उसको टैक्स भरना है 20%। ऐसा नहीं लगता कि ये जो सिस्टम है वो टैक्सेशन का इम्पैक्ट, जो टैक्स का प्रभाव है, उसको अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। टैक्सेशन का इम्पैक्ट जिस पर ज्यादा पड़ना चाहिए उस पर कम पड़ रहा है, और जिस पर कम पड़ना चाहिए उस पर ज्यादा पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि टैक्स का इम्पैक्ट एक अनइवन तरीके से ये फैला देगा, जैसा नहीं होना चाहिए वैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, नॉर्मली टैक्स का ज्यादा ज्यादा प्रभाव उन पर आना चाहिए जो ज्यादा अर्न कर रहे हैं, लेकिन यहां पर देखिए उल्टा ही हो रहा है। ये एक तो ये व्यक्ति ऑलरेडी कम अर्न कर रहा है, और उसके ऊपर उस टैक्सेशन भी क्या है, बहुत हाई है। तो ये क्या करता है, टैक्स के इम्पैक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन कर देता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, ठीक है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, डिस्करेज भी करेगा। और तीसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो तीसरा वाला भी क्या करेगा, टैक्स का इम्पैक्ट बराबर रूप से नहीं देता है, या बराबर रूप से नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं जो 1 लाख रुपए कमा रहा है उससे भी आप 1% ले रहे हैं, जो 1,000 रुपए कमा रहा है उससे भी आप 1% ले रहे हैं। तो 1,000 रुपए वाले के लिए मेंटेन करना चीजों को और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो प्योर रूप से कहें, एग्जैक्टली प्योर, तो किसी भी इकोनॉमी में पूर्ण रूप से या प्योर रूप से एक ही टैक्सेशन स्ट्रक्चर नहीं यूज किया जाता है, कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है ना, मिला करके कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। अब हमारे देश में मैं आपको इस कॉम्बिनेशन का एग्जांपल समझाता हूं। आपने इनकम टैक्स के बारे में सुना है हमारे देश में, है ना। इसका रेट आपने सुना होगा, जैसे 2.5 लाख तक आपने अगर अर्न किया तो नील टैक्सेशन लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, है ना। अभी आपने देखा है 2.5 लाख को बढ़ा के 3 लाख तक कर दिया गया है, 50,000 का एडिशनल आपको रिबेट दिया जाता है। बट यहां से देखिए फिर 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक आप कमाते हैं 5%, और ऊपर जाएंगे 10%। एग्जैक्टली मैं यहाँ पर आपसे ये स्लैब नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर पॉइंट अपना डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे सर्विस टैक्स नहीं होगा अभिलाषा, है ना। पहली चीज तो सर्विस टैक्स हट गया है और वो जीएसटी बन गया है। और मैं भी सर्विस टैक्स का भी एग्जांपल लेता हूं, पहले मैं प्रोग्रेसिव टैक्स का एग्जांपल ले रहा हूं। तो यहां पर मैं इनकम टैक्स को रख सकता हूं। क्यों इनकम टैक्स को रख सकता हूं? क्योंकि देखिए आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ते जा रही है वैसे वैसे उन पर टैक्सेशन भी बढ़ते जा रहा है ना। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्सेशन भी बढ़ते जा रहा है, कि 2.5 लाख तक कुछ भी नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक आपके ऊपर 5% लगेगा, उसके ऊपर आप देखेंगे तो 10% लगेगा, फिर देखेंगे तो 20%, 30%, ये बढ़ते जा रहा है। लेकिन जब ये फिगर 30% पे पहुंच जा रहा है, जैसे ये फिगर 30% पे पहुंचता है, ये कांस्टेंट हो जाता है कि भाई आप 10 लाख से ऊपर कमा रहे हैं तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। फिर आप 11 लाख कमा रहे हैं, 12 लाख कमा रहे हैं, 15 लाख कमा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, कि आपको टैक्स जो है ये 30% ही देना पड़ेगा, है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनेट का एक एग्जाम्पल दिख रहा है। यहाँ पर जो ये बढ़ रहा था ये प्रोग्रेसिव का एक एग्जाम्पल दिख रहा है, बराबर। अब हम रिग्रेसिव की बात करें तो रिग्रेसिव में हमने क्या बोला कि इनकम बढ़ने के साथ साथ इम्पैक्ट जो है वो
घटता जाएगा। इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इम्पैक्ट जो है वो घटता जाएगा टैक्सेशन का। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल उठाते हैं हम जीएसटी का। ठीक है, एक जीएसटी का हम एग्जांपल उठाते हैं। एक व्यक्ति है एक व्यक्ति है जो कि 1,000 रुपए पर मंथ कमाता है। ये होटल खाना खाने जाता है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं सिर्फ, है ना। इसको 10% का टैक्स भरना पड़ता है, मतलब इसे 100 रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा। एक व्यक्ति है जो कि 1,00,000 रुपए कमाता है। ये भी जब होटल जाएगा तो इसे टैक्स कितना भरना पड़ेगा? 10% भरना पड़ेगा। बराबर है। अब यहां पर एक बात समझिए, ये व्यक्ति जो है, जो 1,000 रुपए कमाता है, ये 1,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति कितने का खाना होटल में खाता है, उस पर उसको 10% का टैक्स भरना पड़ रहा। मान लीजिए हम कहते हैं कि ये 100 रुपए का खाना खाता है, तो इसको टैक्स जो भरना पड़ेगा वो टैक्स भरना पड़ेगा 10 रुपए का। ये 1,00,000 कमाने वाला व्यक्ति भी अगर 100 रुपए का खाना खाता है तो इसको भी टैक्स भरना पड़ेगा 10 रुपए का। अब आप एक बात सोचिए, क्या इस 1,000 रुपए वाले पर जो 10 रुपए का इम्पैक्ट आ रहा है, वही इस 1,00,000 वाले पर भी 10 रुपए का आएगा? मेरी बात आपको समझ में आ रही? हम रिग्रेसिव टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर हमने बोला कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स का इम्पैक्ट घटते जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इस 1,000 जो व्यक्ति कमा रहा है, इस व्यक्ति पर टैक्स जो आ रहा है वो 10 रुपए आ रहा है। मतलब कहूं तो परसेंटेज वाइज 1% का टैक्स इसको भरना पड़ रहा है। लेकिन यहां पर बात कीजिए, जो 1,00,000 रुपए कमा रहा है वो 10 रुपए का टैक्स भर रहा है, मतलब कितने परसेंट भर रहा है? तो आप देखिए, ये 10% हो गया, ये 1% हो गया, ये 0.1% हो गया, ये 0.01% हो गया, मतलब लगभग देखो तो 0.01%। क्या दिख रहा है? रिग्रेसिव रिग्रेसिव दिख रहा है आपको? दिख रहा है रिग्रेसिव का? मतलब 1,000 वाला, 1,000 जो कमा रहा है वो 10% का भर रहा है, लेकिन जो 1,00,000 कमा रहा है वो 0.001% भर रहा है। मतलब जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्सेशन का इम्पैक्ट घटते जा रहा है। रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। तो हमारे यहाँ पे प्रोग्रेसिव प्लस प्रोपोर्शनेट प्लस रिग्रेसिव, तीनों का कॉम्बिनेशन। अगर कोई पर्सन 5,00,000 से ज्यादा कमाता है तो उसको कितना परसेंट टैक्स देना होगा? अभिलाषा, अभी फिलहाल में टैक्सेशन के जो स्लैब्स हैं, इस साल के अकॉर्डिंग टैक्सेशन के स्लैब 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अभी हम टैक्सेशन में स्पेसिफिक नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो पूरा आपको समझाना पड़ेगा। फिर 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो पहले चल रहा था पुराना, 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5,00,000, ये वाला ऑप्शन चलेगा। लेकिन अगर आप ये वाला ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन सरकार ने दिया है 5,00,000 तक कोई टैक्स नहीं, लेकिन इस कंडीशन में आप डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते। तो घुमा फिरा के बात वहीं पर पड़ रही है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 5,00,000 से ज्यादा कमाता है, तो भी डिपेंड करता है अभिलाषा कि 5,00,000 से ज्यादा कितना कमाता है। समझ रहे हैं? अभी जो परसेंटेज स्लैब है इनकम टैक्स का, उसमें 5,00,000 से ज्यादा कितना कमाता है वो चीज इंपॉर्टेंट आ रही है। ठीक है, तो अभी हम स्लैब पे उस पर बात नहीं कर रहे हैं, स्लैब पर अभी आप मत जाइए। ठीक है, क्योंकि वो अगर डिस्कशन हम करने बैठ गए तो फिर पूरा टाइम हम उसी को डिस्कशन करते रह जाएंगे, है ना। मैं भी एक क्लास में आपको पूरा इनकम टैक्स का किस तरह से कैलकुलेशन होता है वो भी आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी हम इस चीज को देख रहे हैं, अदरवाइज हम अपने पॉइंट से मूव हो जाएंगे। उस पॉइंट पर भी मैं आऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो यहां पर आप समझिए कि हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम की, रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम की और प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन सिस्टम की। तो अगर हम इंडिया में देखें तो प्रोग्रेसिव भी दिख रहा है, इनकम टैक्स इसका एक उदाहरण है। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे टैक्सेशन भी बढ़ते जा रहा है।
प्रोपोर्शनेट देखें तो सर्विस तो जीएसटी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कोई भी कितना कमाए, ये आपको टैक्स एक फिक्स्ड अमाउंट का टैक्स भरना है। रिग्रेसिव की बात करें तो भी आप जीएसटी को ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में समझाया कि 1000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपये का खाना खाता है, 10% की दर से उसे 10 रुपये टैक्स भरना पड़ता है। उसी तरह से 1 लाख कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपये का खाना खाता है, 10% के दर से उसे भी 10 रुपये का टैक्स भरना पड़ता है। अब प्रतिशत वाइज इनकम टू परसेंटेज वाइज देखें तो 1000 रुपये वाले पर टैक्स का परसेंटेज 1% आ रहा था, जबकि 1 लाख वाले पर टैक्स का परसेंटेज शायद 0.001 आ रहा था। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स का इम्पैक्ट घटते जा रहा है। भारत में इन तीनों का भी कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। क्लियर है आपको ये बात? ये सिस्टम आपको समझ में आया, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनेट वाला? बात समझ में आई आपको? प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनेट के कॉन्सेप्ट की बात समझ में आई? विशाल, वेरी वेरी गुड। बाकी लोगों को, राजेश बहुत बढ़िया, दीपिका, भाग्यश्री, कौन कौन है और भाई? अंकित, गुड। अभिलाषा, अंकित, भाग्यश्री, दीपिका, आप लोगों को बताइए समझ में आया कि नहीं आया? भाग्यश्री, आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं, आपके रिस्पॉन्ड नहीं आ रहे हैं, आप हैं? भाग्यश्री को भी गुड, समझ में आ गया। चलिए, जिस भी पॉइंट पर आपको ऐसा लगे कि डाउट है या समझ में नहीं आ रहा है, उस पॉइंट को दोबारा से आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है। तीसरा एक क्लासिफिकेशन समझ लीजिए, तीसरा भी एक क्लासिफिकेशन होता है स्पेसिफिक टैक्स, या इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक एट्रीब्यूट टैक्स। स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीजों पर या स्पेसिफिक विशेषताओं पर टैक्स। जब टैक्स का इंपोजिशन, जब टैक्स लगता है स्पेसिफिक विशेषताओं पे, जैसे लेंथ, विड्थ, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, इन सब चीजों पे जब टैक्स लगता है तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक टैक्सेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सिगरेट, सिगरेट जो होता है इस पर टैक्स उसकी लेंथ के हिसाब से लगता है। सिगरेट पर टैक्स हमारे देश में उसकी लेंथ के हिसाब से लगता है। अगर लेंथ छोटी होती है सिगरेट की तो उस पर टैक्स कम लगता है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ते जाती है उस पर टैक्स बढ़ते जाता है। तो ये लेंथ के ऊपर टैक्स हो गया। क्लियर है? तो जब स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के हिसाब से टैक्स लगता है तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक या स्पेसिफिक एट्रीब्यूट टैक्स या स्पेसिफिक विशेषताओं पर टैक्सेशन। ठीक है। दूसरा एक और क्लासिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं एडवोलेंट टैक्सेशन सिस्टम। एडवोलेंट टैक्सेशन सिस्टम, ADVOLN, एडवोलेंट टैक्सेशन सिस्टम। जब टैक्स वैल्यू पे लगता है ना कि वॉल्यूम पे, टैक्स मान पे लगता है ना कि उत्पादन पे, वैल्यू पे लगता है ना कि वॉल्यूम पे। समझिए एक बात क्या मैं बोल रहा हूं। मान लीजिए एक कोई कंपनी है वो टीवी बनाती है। ठीक है। एक कोई कंपनी है वो टीवी बनाती है। अब टीवी बाजार में कितने का बिकता है? तो टीवी बिकेगा उस कंपनी का, एग्जांपल लेता हूं, 50,000 रुपए का। और टीवी बनाने वाली कंपनी इतना ज्यादा उत्पादन भी नहीं करती है, वो एक लिमिटेड संख्या में मान लीजिए उत्पादन करती है। एक कंपनी है जो कि टीवी बनाती है और साल भर में वो 100 टीवी बना देती है। हर टीवी कितने का बिकता है? 50,000 का बिकता है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ठीक है। तो टोटल सेल्स वैल्यू इसकी कितनी हो गई? 50,000 पे 2 जीरो और लगा दीजिए। एक कंपनी है जो कि पेन बनाती है,
ये पेन कितने का बिकता है बाजार में? 10 रुपए का। ठीक है, ये कंपनी पेन भी कितना बनाती होगी? फॉर एन एग्जाम्पल 10,000। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? 10,000 पे 10,000 ही है ना? नहीं, 1 लाख हो गए, काट देता हूँ। 10,000 पे ये लगा दिया हमने, है ना? तो ये पेन कंपनी का उत्पादन हो गया और ये टीवी कंपनी का उत्पादन हो गया। हमारे कंट्री में टैक्स इस बात पे नहीं लगाया जाता है कि आप कितने यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं, कितने यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं, टैक्स उस पे नहीं लगता है। टैक्स इस पे लगता है कि आप कितनी वैल्यू पे कर रहे हैं। तो इस कंपनी को जो टैक्स भरना पड़ेगा वो इस पर भरना पड़ेगा, और इस कंपनी को जो टैक्स भरना पड़ेगा वो इस पर भरना पड़ेगा। इसको कहते हैं एडवोलेंट टैक्सेशन सिस्टम। वैल्यू पे लगता तो इस व्यक्ति को या इस टीवी बनाने वाली कंपनी को वॉल्यूम पे लगता, उत्पादन पे लगता। अगर मान लीजिए तो टीवी बनाने वाली कंपनी को 100 पे टैक्स भरना पड़ता और पेन बनाने वाली कंपनी को 10,000 पे टैक्स भरना पड़ता। ऐसा नहीं होता है। टीवी बनाने वाली कंपनी को भी फाइनल वैल्यू पे टैक्स भरना पड़ता है, पेन बनाने वाले व्यक्ति को या कंपनी को भी फाइनल वैल्यू पे टैक्स भरना पड़ता है। एक व्यक्ति है, दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए। एक व्यक्ति है, वो 30 दिन काम करता है और उसकी इनकम आती है 10,000 रुपए। एक व्यक्ति है, वो 10 दिन काम करता है और उसकी इनकम आती है 30,000 रुपए। तो इन्होंने कितने दिन तक काम किया है इससे कोई लेना देना नहीं है। बात इस पर है कि आपकी इनकम कितनी आती है। तो 30,000 वाले को 30,000 पे टैक्स देना पड़ेगा, भले ही उसने 3 दिन काम किया हो, और 10,000 वाले को 10,000 पे टैक्स देना पड़ेगा, भले ही उसने 30 दिन काम किया हो। तो हमारे यहाँ पे एडवोलेंट टैक्सेशन सिस्टम क्या बोलता है? हमारे यहाँ पे एडवोलेंट टैक्सेशन सिस्टम बोलता है कि हम वैल्यू पे टैक्स लगाते हैं, मान पे टैक्स लगाते हैं, उत्पादन पे टैक्स नहीं लगाते, हम वॉल्यूम पे टैक्स नहीं लगाते, प्रोडक्शन पे टैक्स नहीं लगाते। तो अब देखिए इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, आपको समझ में आ गया होगा। इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम, पहला पॉइंट, कॉम्बिनेशन है प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनेट का। पहला पॉइंट कॉम्बिनेशन है प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनेट का। अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करता है। डायरेक्ट टैक्स का इंपैक्ट है और इनडायरेक्ट टैक्स का इंपैक्ट है। कुछ स्पेशल टैक्स भी हैं, जैसे स्पेशल एट्रीब्यूट टैक्स है और एडवोलेंट टैक्स है। ये भारत का कुछ टैक्सेशन स्ट्रक्चर का जस्ट एक एग्जांपल है, जो आपको एक पिक्चर, भारत का टैक्सेशन सिस्टम क्या है ये सब आप लिख सकते हैं। सिर्फ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई यहां तक की। प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए अगर आपको बात यहां तक समझ में आई तो। पूरा टैक्सेशन सिस्टम। गुड, गुड। तो ये स्ट्रक्चर है सिर्फ टैक्सेशन सिस्टम का। अब इनमें से कुछ टैक्स को मैं डिस्कस करूंगा, जैसे कि आपने कहा इनकम टैक्स, आपका जैसे क्वेरी है, मैं इसको एक डिस्कस कर दूंगा। एक मैं डिस्कस कर लूंगा जीएसटी को, है ना, जो इम्पोर्टेंट है। एक मैं इनकम टैक्स डिस्कस कर लूंगा और एक मैं टैक्स कर लूंगा जीएसटी को। ठीक है, ये दो टैक्सेशन स्ट्रक्चर जो है ये मैं डिस्कस करूंगा शाम की क्लास में। इवनिंग की क्लास में मैं इनकम टैक्स और जीएसटी ये दो चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो शाम की क्लास में ज्वाइन होइए और इससे जुड़े हुए आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई, कुछ नया आपको सीखने के लिए मिला, कुछ आपके पढ़े हुए में शायद वैल्यू एडिशन हुआ। कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, प्लीज पूछिए। किसी प्रकार का कोई डाउट है प्लीज पूछिए।
क्लियर है? गुड। चलिए, गुड। ठीक है, तो फिर हम शाम की क्लास में मिलते हैं और हम ये दो टैक्सेशन स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।